हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर जाकर कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो सारे ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिए जाते हैं। और ये रिपोर्टिंग कौन करता है? बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ब्रोकरेज हाउसेज, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी। जहां पर कि अगर आप एक लिमिट से ऊपर जाकर कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये सारे डिपार्टमेंट्स उन कैश ट्रांजैक्शंस को आपकी आईडी के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देते हैं और तब आपके पास आ जाता है इनकम टैक्स से नोटिस। इन्हें हम हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप अपना 26AS चेक करते हैं या अपनी AIS स्टेटमेंट चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शंस दिखते हैं। अगर आपने स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर ये ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं तो ये सारे आपके 26AS में रिपोर्ट हो जाते हैं। अगर आपके 26AS में या AIS में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न उन ट्रांजैक्शंस के साथ मैच करनी चाहिए, वरना आ जाएगा आपको इनकम टैक्स से नोटिस, साथ ही आपकी रिटर्न भी डिफेक्टिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रॉपर्टी की सेल परचेज की है, आपके AIS में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में आ रहा है कि आपने प्रॉपर्टी की सेल की है, लेकिन आपने अपनी ITR में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है कि आपने प्रॉपर्टी की सेल की है, तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी और आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा। यही केस होता है बैंक्स के साथ या म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ। ये सारे इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्या लिमिट है कैश ट्रांजैक्शंस की, कितनी लिमिट तक आपको कैश ट्रांजैक्शंस करने चाहिए जिससे कि कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपकी 26AS में ना दिखे, साथ ही आपके कैश ट्रांजैक्शंस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, साथ ही इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक में होने वाली FDs की। अगर आप बैंक में जाकर FD करवाते हैं और आपने 10 लाख रुपए के ऊपर की FDs अपने बैंक में करवाई है कैश में, तो ये रिपोर्टिंग बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। हर बैंक को साल के एंड में एक एनुअल रिटर्न भरनी होती है जिसमें कि वो रिपोर्ट करते हैं कि कौन कौन से व्यक्तियों ने कैश में 10 लाख के ऊपर की FDs बनवाई है। अगर आपने कैश में 10 लाख के ऊपर की FDs बनवाई है तो ये आपके 26AS में रिफ्लेक्ट होंगी एज अ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अब आपको यहाँ पर अपने ITR में ये सोर्स बताना है कि आपके पास ये 10 लाख रुपए कहाँ से आए। क्या आपने किसी प्रॉपर्टी की सेल परचेज की थी, वहाँ से ये पैसा आया है, या फिर ये आपका रिटायरमेंट का पैसा है। और अगर आपकी ITR आपकी इस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के साथ मैच नहीं कर रही है तो आपको आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस, जहां पर आपसे पूछा जाएगा इस पैसे का सोर्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो विद इन द लिमिट करें, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताने के लिए तैयार रहें कि इस पैसे का सोर्स क्या है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं और उसका अमाउंट 30 लाख रुपए के ऊपर है तो रजिस्ट्रार आपके इस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है और ये आपके AIS में और 26AS में भी दिखता है। तो अगर आपने कोई सेल परचेज की है तो अपने ITR में इसको दिखाना मत भूलिएगा। अगर आपने प्रॉपर्टी की सेल की है तो प्रॉपर्ली आपको कैपिटल गेन या लॉस जो भी हुआ है वो आपको अपने ITR में दिखाना है, वरना आपको नोटिस आ सकता है। इसके बाद आता है कैश डिपॉजिट्स इन सेविंग बैंक अकाउंट। अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाने की भी एक लिमिट है। अगर इस लिमिट के ऊपर जाकर आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दे देता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सभी बैंक्स के लिए ये मैंडेटरी है कि वो ईयर एंड में एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें कि वो रिपोर्ट करते हैं कि कौन कौन से व्यक्तियों ने कैश में कितना पैसा उनके पास जमा करवाया है। इस रिपोर्ट में बेसिकली 10 लाख से ऊपर जिन लोगों ने कैश जमा किया है सेविंग अकाउंट में, उनकी रिपोर्टिंग की जाती है। इसलिए जो भी लोग 10 लाख के ऊपर का कैश अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं उनके पास आ जाता है इनकम टैक्स से नोटिस, अगर उनकी ITR मैच नहीं कर रही है उस 10 लाख रुपए के कैश के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अपने ITR में दिखाया है कि आपकी 2.5 लाख रुपए की इनकम है या फिर आपकी 5 लाख रुपए की इनकम है, विद इन द मैक्सिमम लिमिट आपकी इनकम है, आप कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं,
लेकिन आपका सेविंग बैंक अकाउंट दिखा रहा है कि आपने उसमें 10 लाख रुपए कैश जमा किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको ये नोटिस आ सकता है कि इस 10 लाख रुपए का सोर्स क्या है, जबकि आपकी ITR 2.5 लाख या फिर 5 लाख की यहाँ पर इनकम दिखा रही है। करंट अकाउंट का केस दूसरा है। करंट अकाउंट में 50 लाख के ऊपर अगर आप कैश में डिपॉजिट करवाते हैं तब बैंक आपकी रिपोर्टिंग करता है। तो सेविंग अकाउंट के केस में यहाँ पर 10 लाख की लिमिट है और करंट अकाउंट के केस में 50 लाख की लिमिट है। इसके बाद आते हैं क्रेडिट कार्ड बिल्स। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं अपनी परचेजेस के लिए और आपने उस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में पेमेंट कर दिया है, तब भी ये आपका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है और ये रिपोर्ट कर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और अगर हम पूरे साल भर की बात करें तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके 10 लाख रुपए से ज़्यादा की शॉपिंग की है पूरे साल भर में, तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्टिंग कर दी जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो आपके इन पेमेंट्स के साथ मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी इनकम जो है वो ITR में दिख रही है 3-4 लाख रुपए की और आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके परचेजेस कर रहे हैं 10 लाख रुपए की। तो जब मिसमैच होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ जाएगा इस पैसे का सोर्स बताने के लिए। और फ्रेंड्स, जब आप किसी पैसे का सोर्स नहीं बता पाते हैं तो उसे अनएक्सप्लेन्ड इनकम मानकर उस पर टैक्स और पेनल्टीज लगाई जाती हैं जो कि काफ़ी हैवी हैं। जितनी भी आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम होती है उस पर करीब 80% का पैसा पेनल्टी और टैक्सेस के रूप में डिपार्टमेंट ले लेता है। इसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज की। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, बॉन्ड्स लिए हैं या डिबेंचर्स लिए हैं, तो इसकी रिपोर्टिंग भी म्यूचुअल फंड कंपनीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देती हैं। अगर आपने पूरे साल भर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा के बॉन्ड्स लिए, डिबेंचर्स लिए या फिर म्यूचुअल फंड्स लिए हैं या फिर आपने शेयर्स लिए हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब हमारे AIS में कोई भी चीज़ परचेज दिखती है, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी की परचेज की है या डिबेंचर्स की परचेज की है या शेयर्स परचेज किए हैं, तो ये सारी रिपोर्टिंग हमें अपने ITR में नहीं करनी होती है। जब हम सेल करते हैं तब हम रिपोर्टिंग करते हैं कि हमने सेल किया है और इस पर हमें इतना कैपिटल गेन हुआ या फिर इतना हमें कैपिटल लॉस हुआ। परचेजेस की रिपोर्टिंग हम नहीं करते हैं, लेकिन परचेजेस से यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके AIS में परचेज अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो आपकी ITR के साथ मैच करना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि आपने 2.5 लाख रुपए की इनकम अपनी ITR में दिखाई, लेकिन आप शेयर्स एंड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 लाख रुपए के ऊपर का। तो जब इस तरह का मिसमैच होता है तभी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में आ जाते हैं कि यहाँ पर इतना डिफरेंस क्यों है, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया जो आपने परचेजेस की हैं। और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि ये पैसा आपका कहाँ से आया है, आपका पिछले साल का कमाया हुआ पैसा है या आपको कहीं से गिफ्ट मिला है या आप किसी FD को कैश करवा के लाए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तब एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। इसके बाद आता है परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा की फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं तब भी इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। आपने अपने AIS में कई बार देखा होगा कि परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी दिया होता है या रेमिटेंस ऑफ फॉरेन करेंसी भी उसमें दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट को हेल्प करती हैं आपके ITR को रिव्यू करने में। अगर आप फॉरेन करेंसी की परचेज करते हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं, तो वो भी अगर आप 10 लाख रुपए के ऊपर करते हैं तो इसकी जानकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे 6 ट्रांजैक्शंस थे जो कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस माने जाते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।